भोला सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियाँ तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़ कर चला गया। वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ पड़े हैं। अगले 2 महीने तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोला ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। अरे ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया, माँ बंदरिया और उसके बच्चे का तो घर ही टूट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या किसी पंछी का कोई घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वो बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख, अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है भाई? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगा कर भेजे हैं का? दिखाई नहीं देता लकड़ी काट रहा हूँ। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी काहे काट रहे हो भाई? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो ना। देखो इस पेड़ पर एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी है कलुआ। अरे तो क्या हुआ, वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी, इतने सारे पेड़ तो हैं। अरे लेकिन कलुआ। देख लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। यहाँ आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा। भोला बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब उसने देखा कि कलुए ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला की आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ तो आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? ये कलुआ भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था कि इस पेड़ पर बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस एक दिन से भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया था तब। क्यों भोला, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भर नहीं पाता, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा तू? वो वही बंदर है कलुआ जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुमसे कहा था उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ पर से नीचे गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले आना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं लेकर जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ हाँ, तू तो बड़ा दयावान है ना,
सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही तो भरी है ना? देख कलुआ, मेरी तेरे से विनती है, आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर न टूटे। ए भोला, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उससे कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अपनी जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और भोला दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो पुत्र। एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा बाबा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते ढूंढते दर दर भटकता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय तो सच में बड़ा कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बड़ा आनंद होगा। अरे बाबा, ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी। मुझे आपके साथ रहने में सचमुच अच्छा लगेगा। लेकिन बाबा, ये मेरा बंदर भी मेरे साथ ही आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। अरे हाँ बेटा, तुम इसको अपने साथ ला सकते हो। भोला बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। भोला अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। भोला का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा भोला का काम और उसके काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था मानिक, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि भोला वो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, माणिक भैया, ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूँ मैं। भोला, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े इसलिए तुम ये फल लेकर आते हो। हाँ? अरे ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फलाहार करने को कहा है ना, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने मानिक के फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो, तुम्हारे इस बंदर को, पूरे आश्रम को सिर पर उठा रखा है इसने। ये बंदर मेरे फल खा गया है। भोला, अभी क्या अभी इस बंदर को भगाओ यहाँ से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। माणिक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता। माणिक भैया, मानिक को भोला पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने भोला का पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद ही हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा
इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं ना आए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं आपकी भेंट लेने आना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। बाबूजी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नवलखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया है। साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप तो नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली न हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्होंने भोला की झोली में वो 9 लखा हार छुपाया हुआ मिला। वो भोला को पकड़कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। अरे नहीं मालिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उस हार को देखा तक नहीं था। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की बाबूजी, तो अब क्या करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए ना। राजा के दास भोला को ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। भोला का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर अभी तक भाई मुझसे बात करते आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ अगर कह रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में फिर किसने डाला? हाँ, मुझे पता है। इस माणिक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। अरे, क्या तुम सच बोल रहे हो बंदर? नहीं नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। देखो माणिक, तुम्हारी लड़खड़ाई हुई जबान ने ये सारा सच कह दिया है। माणिक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? और उसका इल्जाम बेचारे इस भोला पर डालकर तुम आखिर करना क्या चाहते थे? मानिक ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में मानिक को पकड़ लिया गया। फिर भोला, तुम्हारा ये बंदर तो सच में बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक भी नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा। राजा जी की बात भोला को सही लगी। भोला ने उसमें हामी भरी। भोला राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी एक बंदर था। बहुत समय पहले की बात है। बलियापुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था।
उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सेठ हीरालाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ हीरालाल रामलाल को पैसे देता था, जिससे रामलाल और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। अगले दिन सुबह रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, विमला, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज तो बड़ी देर हो गई। और हाँ, तुम ना बच्चों को स्कूल छोड़ देना। स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और मोनू पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें से मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं मैं? एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ हीरालाल जी से अपनी पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, आज मैं सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामलाल काम पर चला जाता है। थोड़ी देर काम करने के बाद श्याम कहता है, अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, ये सेठ हीरालाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार ही काट ली थी, ये कहकर कि मैंने गोपाल से जो 500 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया। इसीलिए तुम्हारी पगार 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ भाई श्याम, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ हीरालाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। और भाई तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ। पिछली बार सेठ हीरालाल ने मेरी भी पगार काट ली थी। मैंने तो बस 2 दिन की छुट्टी ली थी जब मेरी पत्नी बड़ी बीमार हो गई थी। इस हीरालाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, बस सर जी मेरी इस बार पूरी पगार दे दें, क्योंकि मुझे तो बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है भाई। इसके बाद सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सभी सेठ हीरालाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। और हाँ, अभी माल भी नहीं बिका है। सारा माल तो गोदाम में ही पड़ा हुआ है मेरा। देखो, कल या परसों तक तुम सबको तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। घर का भी सामान लाना है और बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर सब अपने अपने घर जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है आपको? विमला, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी कहते हैं कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिली? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं विमला? सेठ जी भी समय पर कभी पैसे देते नहीं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा कुछ और कर भी नहीं सकते। 1-2 दिन की तो बात है, तो देख लेते हैं ना। 1-2 दिन तो यूं ही गुजर जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे गोपाल, ये लो अपने इस महीने की पगार। जी, ये तो 2000 है बस। मैंने तो इस महीने 3000 का काम किया है सेठ जी। अरे हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है, हैं? ये पैसे उसी आराम के कटे। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने भर की 3000 रुपए पगार मिलेगी। मैंने पूरे घंटे काम किए, 1 घंटे आराम किया है बस। देख गोपाल, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। या तो 2000 रुपए रख, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे गोपाल के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। गोपाल चुपचाप वो पैसे रख लेता है। रामलाल, ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। अरे पर सेठ जी, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना।
मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली है और ना ही मैंने कोई आराम किया। मैंने तो अपना सारा काम समय पर ही किया है। हाँ हाँ किया होगा, लेकिन इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया। इस वजह से तुम्हें पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों के दाम नहीं बढ़ जाते। सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना, अब 2000 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की भी स्कूल फीस भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए ना। 2000 ही मिलेंगे तुझे। ये काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। अरे भाई, सेठ हीरालाल तो एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाना बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे हाय जरूर लगेगी। अरे नहीं श्याम भाई, ऐसा नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हम लोगों का घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं। पूरे महीने की मेहनत करके क्या मिलता है हमें? बस यार 2000 रुपए, इसमें तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। अब ऐसे में तो हम कभी तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। अरे श्याम, तो हम और कर भी क्या सकते हैं मेरे भाई? हमें लकड़ियां काटने के सिवा कोई काम भी तो नहीं आता। और अगर कोई काम खोलना भी चाहे तो इसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ हीरालाल ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।